Hello, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor BBD IITM Lucknow. Today we are going to study about equilibrium in floating bodies. Content of today's class is equilibrium of floating bodies. We will discuss about different type of equilibrium, metacentric height and its determination by both analytical and practical approach. Okay, let's start. So first of all, in today's class we will discuss about equilibrium of floating bodies. तो जनरली देखा गया है कि इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि हमें बॉडी को स्टेबल रखना है, मतलब किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम चीज़ का यूज़ करते हैं. हमें न्यूटन्स साहब ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से हमें 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन मिले थे, Fx, Fy एंड Fz. ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरली हम लोग अपने बेसिक एलिमेंट्री फिजिक्स के क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था. अभी हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे वो मोर ओवर इसी का अपग्रेडेड वर्जन है. सबसे पहला जो इक्विलिब्रियम हम बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में. स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं, हम उसके अंदर में उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, अगर हम उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के हटाने के बाद जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस से आ जाएं तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हमें बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम. उस टाइप के बॉडी को हमें बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम. जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास ये इस तरीके के ये है. हम ये क्या करेंगे, हम इस पे एक पार्टिकल को, एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप करेंगे. ये बॉल जाएगा, इसका पाथ ये रहेगा, इस तरीके से जाएगा, फिर टू एंड फ्रो करेगा. अगर ये पाथ अपने ये पार्टिकल, ये बॉल अगर अपने इस ओरिजिनल पोजीशन पे अगर ये पहुँच जाता है, तो हम उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर हम उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम. Unstable equilibrium क्या आता है? If the body does not return back to its original position from the slightly displaced angular displacement and further away, it is said to be unstable equilibrium. मतलब कि अगर उसमें डिस्टर्बेंस देने के बाद, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर नहीं करता, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जब तक वो वापस नहीं आता, तो हम उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. एग्जाम्पल में अगर हम सपोज करें कि इस टाइप का एक हमारे पास शेप है और हम इस बॉल को यहाँ से फोर्स कर रहे हैं, ये बॉल यहाँ जाएगा, लेकिन इस फोर्स को वापस से इस पोजीशन में आने की टेंडेंसी क्या है? ना के बराबर में नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि ये फिजिबल नहीं है. तो इस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. दूसरे टाइप के जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि जब हम बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, हम कुछ उसके अंदर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं और वो अपने नए पोजीशन पे जाके अगर वो स्टेबल हो जा रहा है, रेस्ट कर ले रहा है, तो उस टाइप के स्टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इफ अ बॉडी व्हेन गिवन एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट occupies a new position and remain at rest in that position is said to be neutral equilibrium. तो stable equilibrium क्या है कि जब हम किसी बॉडी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बेसिकली हम कुछ उसमें अगर हम डिस्टर्बेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस डिस्टर्बेंस के चलते अगर वो उस डिस्टर्बेंस हटाने के बाद अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब हम डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करते हैं और वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे वापस नहीं आता, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जब हम डिस्टर्बेंस देते हैं और अगर वो अपने नए पोजीशन पे जाके स्टेबल हो जा रहा है, रेस्ट हो जा रहा है, तो उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. अब हम बात करते हैं मेटा सेंटर. हम लोग ने इस लास्ट क्लास में पढ़ा था सेंटर ऑफ बायोएंसी के बारे में. सेंटर ऑफ बायोएंसी जब हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ बायोएंसी होता है उस पॉइंट को बोला जाता है जहां पे बायोएंसी फोर्स एक्ट कर रहा हो. उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे जहां पे बायोएंसी फोर्स एक्ट कर रहा होगा, या सीजी ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड. जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके सीजी को हम लोग क्या बोलते थे? सेंटर ऑफ बायोएंसी बोलते हैं. उसी चीज से अगर हम इस चीज को कोरिलेट करें तो मेटा सेंटर जो होता है द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टार्ट्स टू ऑक्सीलेट गिवन ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. मेटा सेंटर होता है कि उस पॉइंट को बोलते हैं कि जिस पॉइंट के अबाउट हमारा कोई बॉडी ऑसिलेट करना शुरू कर जाए, उस बॉडी को हम लोग उस पॉइंट को बोलेंगे मेटा सेंटर पॉइंट. एग्जांपल में लेते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी थी जो कि
अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में थी, आराम से थी। हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्टर्बेंस दिया। इस पॉइंट के अलॉन्ग हमने क्या किया, यहाँ से डिस्टर्बेंस दिया। जब हमने डिस्टर्बेंस दिया, जब हम डिस्टर्बेंस दिए तो ये बॉडी क्या हो गई, टिल्ट हो गई। टिल्ट हो गई किसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये बॉडी क्या हो गई, टिल्ट हो गई। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटा सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मेटा सेंटर। मेटा सेंटर का जो दूसरा डेफिनेशन है, जो कि हम लोग देखेंगे कि जब पहले क्या थी, पहले इसकी जो सेंटर ऑफ बायंसी, पहले इसकी जो सेंटर ऑफ बायंसी थी वो यहाँ थी। जब ये डिस्प्लेस हुआ तो ये सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया। ये सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ से डिस्प्लेस होके कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। और जब हम इस सेंटर ऑफ बायंसी को अपवर्ड, ऊपर कनेक्ट करेंगे एक लाइन के थ्रू, जब हम इसको ऊपर कनेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे ये सीजी की लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मेटा सेंटर। उस पॉइंट को बोलेंगे मेटा सेंटर। यानी कि इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द बॉडी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ओरिजिनल सेंटर ऑफ बायंसी एंड अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बायंसी ऑफ ए डिस्टर्ब्ड या टिल्टेड पोजिशन। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेटा सेंटर। उस पॉइंट को बोलते हैं मेटा सेंटर। अब मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, distance between the center of gravity of a floating body and meta center is known as metacentric height. Metacentric height क्या होता है कि जब हम distance measure करें किसके बीच में, center of gravity of floating body and meta center के बीच का जब हम distance measure करते हैं, इस distance को हम लोग क्या बोलते हैं, इस distance को बोलते हैं metacentric height। इस distance को क्या बोला जाता है, इस distance को बोला जाता है metacentric height। तो मेटा सेंटर क्या है, मेटा सेंटर है कि जब भी हम कोई बॉडी, जब भी कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम बॉडी में डिस्टर्बेंस देते हैं और जिस पॉइंट के अबाउट वो ऑसिलेट करना शुरू करे, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेटा सेंटर। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेटा सेंटर। लेकिन अगर हम उसी मेटा सेंटर पॉइंट को अगर हम सेंटर ऑफ बायंसी के रिस्पेक्ट में समझना चाहे, तो जब हम किसी बॉडी में डिस्टर्बेंस देते हैं, जब हम किसी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसके नए पोजीशन यानी कि उसके टिल्टेड पोजीशन की जो सेंटर ऑफ बायंसी होगी, उसके टिल्टेड पोजीशन की जो सेंटर ऑफ बायंसी होगी, उस पे जब हम एक लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन अगर इंटरसेक्ट करे उस लाइन को जो कि ओरिजिनल पोजीशन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बायंसी लाइन से पास कर रहा होगा, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मेटा सेंटर। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडीज एंड मेटा सेंटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडीज एंड मेटा सेंटर। अब बात ये थी स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है। हमारे पास 3 पॉइंट आ चुका है, हम लोगों ने अभी तक 3 पॉइंट पढ़ चुका है। पहला पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने, 3 पॉइंट पढ़ा था। पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे स्पेसिफिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जी। दूसरा हम लोग ने पढ़ा था सेंटर ऑफ बायंसी, जिसको यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। और अभी जस्ट हम लोग ने लेटेस्ट पढ़ा है मेटा सेंटर के बारे में। मेटा सेंटर के बारे में ये तीनों पॉइंट से हम लोग वाकिफ हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हम लोगों ने 3 इक्विलिब्रियम के केस पढ़े थे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उन तीनों इक्विलिब्रियम के केस को जब हम इन तीनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आइए देखते हैं। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम उस बॉडी को बोलेंगे जहां मेटा सेंटर पॉइंट ग्रेटर देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, मतलब मेटा सेंटर जो होगा वो सीजी से ऊपर होगा। मेटा सेंटर जो होगा वो सीजी से ऊपर होगा। मेटा सेंटर कहाँ होगा, सीजी से ऊपर होगा। वो कंडीशन कौन सा कंडीशन होगा, वो कंडीशन होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वाइस वर्सा, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो मेटा सेंटर के पोजीशन से ऊपर होगा। मेटा सेंटर के पोजीशन से जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा तो वो कंडीशन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का हो जाएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि अगर हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करना हो तो हमें चेक करना पड़ेगा कि बॉडी की मेटासेंट्रिक हाइट और बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। अगर बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर से नीचे है तो बॉडी क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर से ऊपर है तो वो बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या देखा गया, उस केस में देखा गया है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उस कंडीशन में, उस केस में देखा गया है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब है एक और छोटा सा पॉइंट है, नोट है कि जितना ज़्यादा मेटासेंट्रिक, पॉजिटिव मेटासेंट्रिक हाइट होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव मेटासेंट्रिक हाइट होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि सपोज करिए कि ये हमारे पास ये बॉडी थी, ये बॉडी हमारे पास में, जितना ज़्यादा जीएम के बीच का डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा, ये यहाँ पहुँचता गया, यहाँ पहुँचता गया, जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर में, बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के अंदर में जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव मेटासेंट्रिक हाइट होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी उस बॉडी की। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट। डिटर्मिनेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट के डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है एनालिटिकल मेथड और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो कि हम लोग अपने कॉलेज के लैब्स में करते हैं, कॉलेज के लैब में, फ्लूइड मैकेनिक्स की लैब में हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे हम दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनालिटिकल मेथड में। एनालिटिकल मेथड में हमारे पास एक मेंबर ये फ्लोटिंग बॉडीज़ है ABCD। इस फ्लोटिंग बॉडीज़ को हमने क्या किया, यहाँ से टिल्ट करवा दिया। इस फ्लोटिंग बॉडीज़ को हमने क्या किया, यहाँ से टिल्ट करवा दिया। जो ही हमने इसमें डिस्टर्बेंस प्रोवाइड किया, तो वैसे ही हमने देखा कि ये टिल्ट होके ये कुछ इस पोजीशन में आ गया। जो पहले इसकी सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ थी, अब सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ हो गया। हमें पता है कि जब हम सेंटर ऑफ बायंसी से एक वर्टिकल लाइन डालेंगे, वो लाइन उस लाइन को जब इंटरसेक्ट करे, जो कौन सा लाइन, जो लाइन बॉडी के ओरिजिनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बायंसी से पास कर रहा होगा, तो हम उस पॉइंट को क्या बोलते थे, उस पॉइंट को हम लोग बोलते थे मेटा सेंटर। तो ये लाइन यहाँ पे कट गया, ये मेटा सेंटर हो गया। ये थोड़ा सा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया। अब इसमें जो देखने वाली बात ये है कि G जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, B जो है वो सेंटर ऑफ बॉयंसी है। In the equilibrium condition, center of gravity and center of buoyancy will lie on the same axis which is displaced. स्टेबिलिटी तब होगी जब सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही एक्सिस में होगी। जब हम छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए हैं तो सेंटर ऑफ बायंसी ऑब्वियसली बात है वो शिफ्ट करेगा। क्यों शिफ्ट करेगा, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए तो बॉडी इस तरीके से टिल्ट हुआ, तो ये राइट साइड जो पोर्शन था एलिमेंट की, अपने एलिमेंट की जो राइट साइड वाला पोर्शन था वो पानी के ज़्यादा नीचे अंदर चला गया और लेफ्ट साइड वाला पोर्शन पानी से बाहर निकल गया। बायोंसी तो पानी के हाइट कॉलम पे है ना, इधर क्या हुआ, कॉलम पानी की कॉलम की हाइट बढ़ गई, इधर क्या हो गया, पानी के कॉलम की हाइट हो गई, तो इधर ज़्यादा बायोंसी लगने लगा। तो ये बायोंसी जो ओरिजिनल बायोंसी का पोजीशन B था वो शिफ्ट होकर राइट साइड की तरफ आ गया, जो कि है B' पे, यानी कि B1 पे है। ये शिफ्ट होकर कहाँ आ गया, B1 पे आ गया। ठीक है, क्यों शिफ्ट हो गया, क्यों, क्योंकि राइट साइड में टिल्ट हुआ। राइट साइड में टिल्ट होने के बाद हमने देखा कि राइट साइड में पानी का डेप्थ ज़्यादा हो गया। जिधर पानी का डेप्थ ज़्यादा हो गया, बायोंसी की फोर्स उधर उतनी ज़्यादा हो गई। जिधर बायोंसी की फोर्स ज़्यादा होगी, बायोंसी सेंटर बायोंसी उसी की तरफ शिफ्ट कर गया। ठीक है, अब अगर हम इस एंगुलर, अब क्या करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल कॉज्ड। ओके, अब ये एक नया पॉइंट बना है, ये पॉइंट सेंटर, ये पॉइंट को हम लोग लेते हैं O। तो ये चीज़, इस पॉइंट को देखेंगे हम लोग, ये हो गया BOB', ये पॉइंट क्या हो गया, BOB'। सिमिलरली यहाँ अगर जो इधर सेम, तो सेम दूसरा एज यहाँ बना, वेज यहाँ बना, जिसको हम लोग नाम देते हैं AOA', इसको हम नाम देते हैं AOA'। अब क्या देखिए, इधर देखिए, ये इधर एक सेंटर ऑफ बायंसी एक्ट कर रहे होगा जिसको DFB, ये तो अब हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का केस बन रहा होगा। एक इधर से सेंटर ऑफ बायंसी लग रही है DFB और दूसरा इधर से सेंटर ऑफ बायंसी लग रही है DFB। अब हमें पता है, और ये पॉइंट है O, जहाँ से ये चीज़ें हो रही है, जहाँ से ये चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये हम लोग को देखने में लग रहा है ना, ये कपल की तरह ये रोटेट करेगा इस तरह डायरेक्शन में, ये रोटेट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये रोटेट करवाना चाहेगा इस डायरेक्शन में। यानी कि ये हमने क्या किया था, क्लॉकवाइज दिया था, रिस्टोरिंग कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। हमने डिस्टर्बिंग मोमेंट कैसा दिया था, हमने क्लॉकवाइज दिया था। डिस्टर्बेंस हमने इसमें कैसा किया था, क्लॉकवाइज किया था। अब ये रिस्टोरिंग कैसा कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज करना चाहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट है इसमें से हम एक एलिमेंट कट कर रहे हैं, एक स्ट्रिप कट कर रहे हैं, जिसकी जो थिकनेस होगी वो dx की होगी, जिसकी थिकनेस जो होगी वो dx की होगी, और वो ओरिजिन से x डिस्टेंस पे होगा, तो हमें अगर इसका एरिया निकालना हो तो इसका एरिया हो जाएगा x थीटा इंटू dx, वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप हो जाएगी Vx थीटा dx इंटू L, एरिया इंटू हमने लेंथ कर दिया। अगर हमें वेट ऑफ स्ट्रिप निकालना हो, तो वेट के निकालने के लिए क्या होगा, डेंस स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम, रो इंटू जी इंटू वी करेंगे, तो निकल जाएगा। V हमें पता है x थीटा L dx, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू जी मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेट ऑफ द स्ट्रिप कितना हो गया, रो जी x थीटा L dx। ठीक है, अगर हम मोमेंट की बात करें, मोमेंट ऑफ दिस कपल होगा, अगर हम इसकी मोमेंट की बात करें तो इस मोमेंट का एक तो इधर से मोमेंट एक्ट कर रहा होगा, कपल ऐसा था, ये था। ठीक है, इसका वेट कितना था,
अगर हम इस मोमेंट, ये मोमेंट के कारण जो मोमेंट आ रहा होगा, इस कपल के कारण जो मोमेंट आ रहा होगा वो कितना हो जाएगा, रो जी एक्स थीटा एल डी एक्स, एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स इस साइड से एक्स है, यहां से एक्स है, यहां से भी एक्स है, तो टोटल एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो रो जी एल एक्स इंटू 2x। हम इसको क्या करेंगे, अगर ये तो हमने बस एक स्ट्रिप के लिए निकाला है, हम क्या करेंगे, इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। हम इंटीग्रेट करेंगे 2 रो जी थीटा एल एक्स स्क्वायर डी एक्स का, 2 रो जी थीटा एल एक्स स्क्वायर डी एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ कपल ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ बायोंसी फ्रॉम बी टू बी वन। अब हम बात करेंगे कि जब ये कपल, अब हम उस मोमेंट की बात करेंगे जब बायोंसी के शिफ्ट होने के कारण जो मोमेंट आ रहा होगा, बायोंसी के शिफ्ट होने के कारण जो मोमेंट आ रहा होगा, वो मोमेंट कितना होगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है, एफ बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका, बी बी वन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी बी वन। तो अगर हम इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें, आप देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें, तो अगर हम इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें अगर हम टेन थीटा की वैल्यू लिखे, इस ट्रायंगल में अगर हम टेन थीटा की वैल्यू लिखे, इस ट्रायंगल में अगर हम टेन थीटा की वैल्यू लिखे, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी बी वन अपॉन बी एम, बी बी वन इंटू बी एम, बी बी वन, वो बी बी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। स्मॉल थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो इसको हमने थीटा के बराबर कर दिया, तो डब्ल्यू इंटू बी एम इंटू थीटा हम बी बी वन को आराम से लिख सकते हैं। अब क्या कि दोनों मोमेंट है, दोनों मोमेंट को हमने क्या क्या इक्वेट कर दिया, वहां से उस दोनों मोमेंट को जब हमने इक्वेट किया तो हमारे पास जो अंतिम इक्वेशन बन के आता है वो आता है 2 रो जी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी ए, एक्स स्क्वायर इंटू डी ए। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर इंटू डी ए जो होता है ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी ए जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसका मतलब हम जो इक्वेशन को रिप्लेस कर सकते हैं, डब्ल्यू इंटू बी एम इक्वल टू रो जी इंटू आई, रो जी इंटू आई, यानी कि यहाँ से बी एम की हाइट, यानी कि बी एम की हाइट कितनी आ जाएगी, रो जी इंटू आई आ जाएगी, बी एम की हाइट आ जाएगी रो जी इंटू आई। बी एम मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ बायोंसी से मेटा सेंटर के बीच की डिस्टेंस। हमें मेटा सेंट्रिक हाइट निकालना, मेटा सेंट्रिक हाइट इक्वल टू क्या होता है, जीएम होता है, जीएम होता है, मेटासेंट्रिक हाइट इक्वल टू जीएम होता है। तो जीएम इक्वल टू हम आराम से लिख सकते हैं बीएम प्लस माइनस ऑफ बीजी के बराबर में, जहां पे बीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीएम की वैल्यू हो जाएगी रो जी आई अपॉन डब्ल्यू प्लस माइनस ऑफ बीजी। अब प्लस माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है, प्लस तब लगाएंगे जब, प्लस साइन तब लगाएंगे जब जी इज लोअर देन बी है, जब जी इज लोअर देन बी है, मतलब कि स्टेबल कंडीशन है तब प्लस होगा, अगर अनस्टेबल केस है तो माइनस साइन लिखेंगे। जब g इज ग्रेटर देन b है, g इज ग्रेटर देन b है तो माइनस साइन होगा, जब g इज लेस देन b है तो क्या होगा, प्लस साइन होगा। यानी कि हम आराम से लिखते हैं अब रो जी आई अपॉन डब्ल्यू प्लस माइनस जी। अब हम एक चीज यहां से देखेंगे, एक चीज आप लोग आराम से यहां से देख ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि अगर हम रो डब्ल्यू को, वेट ऑफ बॉडी को अगर हम लिखे तो वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू हम आराम से लिख सकते हैं वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, बायोंसी से वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू आराम से लिख सकते हैं ना वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय बॉडी। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय बॉडी को अगर हम फर्दर लिखे तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, या वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज इन द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज इन फ्लूइड। इन दोनों केस को लिखेंगे तो हम दो इस केस को लिखेंगे तो रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज इन फ्लूइड, रो जी से जी कैंसिल करके बी एम इक्वल टू आराम से आ गया आई अपॉन वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन फ्लूइड। बी एम इक्वल टू क्या आ गया, आई अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन फ्लूइड। आई इक्वल टू बी एम इक्वल टू क्या आ गया, आई अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन फ्लूइड। एक बार इसको वापस से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट केस में हमने देखा था कि 2 रो जी इंटू एक्स स्क्वायर डी ए इक्वल टू डब्ल्यू इंटू बी एम होता है, ठीक है। अब 2 इंटू एक्स स्क्वायर डी ए को हम लोग ने पढ़ा, मैकेनिक्स में पढ़ा है कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर डी ए जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसका मतलब हम 2 इंटू एक्स स्क्वायर डी ए को रिप्लेस करके हमने वहां पे आई की वैल्यू लिख दी। अब द बी एम इक्वल टू क्या हो गया, बी एम इक्वल टू हो गया रो जी आई अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू होता है वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू हम बायोंसी के हिसाब से लिख सकते हैं, बायोंसी के केस के हिसाब से लिख सकते हैं वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय बॉडी को अगर हम लिखें तो रो इंटू जी, वेट ऑफ फ्लूइड को अगर हम लिखें वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय बॉडी। तो जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय बॉडी होगा उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन लिक्विड होगा, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही बॉडी लिक्विड के अंदर में है। इसका मतलब रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन फ्लूइड।
तो हम यहाँ से bm इक्वल टू लिख सकते हैं, रो जी से रो जी कैंसिल हो गया, यानी कि bm इक्वल टू हम आराम से लिख सकते हैं आई अपन वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन फ्लूइड। अब मेटासेंट्रिक हाइट हमें निकालना था, हमने अभी क्या निकाला है, bm मतलब बायोन्सी से मेटासेंटर के बीच की हाइट। तो अगर हमें मेटासेंट्रिक हाइट निकालना हो तो bm प्लस माइनस ऑफ bg करेंगे। bm इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई अपन वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज प्लस माइनस gm। प्लस माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है, जब g मेटासेंट्रिक हाइट इज ग्रेटर देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी तो उस केस में हम प्लस लग करेंगे। जब मेटासेंट्रिक हाइट इज लोअर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। ठीक है, अब एक दूसरा मेथड पढ़ते हैं। अभी तो एनालिटिकल मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड में। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एक हमारे पास इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहता है, इसके ऊपर हम एक वेट प्लेस करते हैं जिसका नाम हम जिसका वेट है W1। इस वेट को हम क्या कर रहे हैं, कि x यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने उसको रख दिया। जैसे ही वेट इस इधर की राइट साइड की तरफ गया तो अब ऐसे ये इस तरफ की तरफ क्या करेगा, टिल्ट कर जाएगा, इस तरह क्या होगा, वो टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उस टाइम में है कि W1 इंटू जेड, W1 क्या है, W1 इसका वेट था, ठीक है। W1 इंटू जेड इक्वल टू W इंटू GM इंटू थीटा। अब W क्या है, W है बॉडी की वेट, W क्या है, बॉडी की वेट। तो W1 इंटू जेड मतलब फोर्स, वेट तो डाउनवर्ड लग रहा है, जेड डिस्टेंस क्या है, हमने उस डिस्टेंस के साथ इसको क्या किया, इसको मूव किया, डिस्प्लेसमेंट दिया, जेड डिस्टेंस इसको मूव करवाया है। ठीक है, तो यहां से अगर हम GM की बात निकाले तो GM इक्वल टू क्या आ गया, GM इक्वल टू आ जाता है W1 इंटू जेड अपॉन W टेन थीटा, W1 इंटू जेड इंटू W टेन थीटा। अगर हम इस टेन थीटा की बात करें, ये टेन थीटा यहाँ है तो हम आराम से यहाँ निकाल सकते हैं। इस लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लम बॉब का यूज करते हैं। इस लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लम बॉब के जितना डिस्प्लेसमेंट बताएगा, प्लम बॉब ये जितना डिस्प्लेसमेंट बताएगा वो डिस्प्लेसमेंट को हम डी बोलेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई एल, डी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लम बॉब, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लम बॉब। तो जब हम टेन थीटा को यहाँ इस इक्वेशन में टेन थीटा को रिप्लेस करेंगे तो वहाँ जो वैल्यू आ जाएगी GM इक्वल टू W1 इंटू जेड इंटू एल अपॉन W इंटू डी, W1 इंटू जेड इंटू एल अपॉन W इंटू डी। ठीक है, ये आगे ये मेथड कौन सा मेथड, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये आप लोग लैब में करते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल से इस मेटासेंटर हाइट को समझेंगे। A wooden block of a specific gravity 0.75 float in a water if the size of block is 1 meter into 0.5 into 0.4 find the metacentric height। हमें साइज ऑफ वुडन ब्लॉक दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड दे रखा है और हमें पूछा जा रहा है कि मेटासेंट्रिक हाइट कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे कि वेट ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस किया होगा। वेट ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस किया होगा, जितना कि वेट ऑफ वुडन ब्लॉक होगा, जितना वेट ऑफ वुडन ब्लॉक पानी के अंदर सबमर्ज होगा उतना ही वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया होगा। हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुडन ब्लॉक है 0.75, तो वेट वुडन ब्लॉक का कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 9.81 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया 3.6 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर जो है इसका क्या है, इसका स्पेसिफिक वेट है, किलोमीटर पर मीटर क्यूब होगा, सॉरी। वेट ऑफ वुडन ब्लॉक जो होगा वो कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट कितना है 7.36 इंटू वॉल्यूम कितना है 1 इंटू 0.5 इंटू 0.4। हम इसको कैलकुलेट किए तो हमें पता चला कि 1.47 किलोन्यूटन क्या है, वो वेट ऑफ वुडन ब्लॉक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ होगा वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू क्या करेंगे, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम करेंगे वाटर का। तो 9.81 इंटू 1 इंटू 0.5 इंटू एच, मतलब जितना पोर्सन ये अंदर में था उतना। तो 9.81 इंटू 1.05 इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, जितना वुडन ब्लॉक की वेट होगी इसके बराबर में ये वेट होगा। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लिए, एच की वैल्यू कितनी आ गई 0.3 मीटर, एच की वैल्यू आ गई 0.3 मीटर। अब हमें पता है कि सेंटर ऑफ बायंसी जो होता है वो होता है कि जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका CG। तो एच की वैल्यू कितनी थी, जितना वॉल्यूम हाइट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ था वो 0.3 मीटर था, तो उसका CG कितना हो जाएगा 0.15 मीटर आ जाएगा। दूसरा हमें OG की वैल्यू निकालनी है, OG की वैल्यू कितनी निकलेगी, टोटल जो है बॉडी का जो हाइट है डायमेंशन जो वो 0.4 मीटर का है, तो बॉडी की CG कितनी हो जाएगी, बेस से CG कितनी हो जाएगी 0.4 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम समझ ये इस तरीके का हमारे पास डायमेंशन है,
ये हमारे पास डायमेंशन है, यहाँ b है, यहाँ g है, तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू हमने अभी निकाला था 0.3/2 0.15 और OG इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.42, तो BG इक्वल टू क्या हो जाएगा, BG इक्वल टू OG माइनस OB निकाल दिया तो 0.2 0.05। अब हमें पता है कि BM इक्वल टू क्या था, BM इक्वल टू था I/V, I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि BD3/12। तो हमें डायमेंशन पता थी, B इंटू D3/12 कर दिया तो हमें पता क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन आ गया इतना। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हमें पता चल गया था लास्ट को, उससे 1 इंटू 0.5 इंटू 3 जितना हाइट ऑफ ब्लॉक अंदर में था उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर भी निकल गया, तो हम यहाँ से क्या किए वीएम की वैल्यू निकाल दिए। अब हम निकाले जीएम इक्वल टू क्या हो गया, बीएम माइनस बीजी। जीएम इक्वल टू क्या आ गया, बीएम माइनस बीजी। बीजी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखा था 0.05 मीटर, जीएम की वैल्यू बीएम की वैल्यू हमने यहाँ निकाल 0.069 मीटर। 0.069 मीटर जब हमने इसमें सब्सट्रैक्ट किया तो जो वैल्यू आती है वो आती है 0.019 मीटर। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि G इज एबव B, ये तो है ही। दूसरा है M इज ग्रेटर देन G, मतलब बॉडी जो है वो स्टेबल कंडीशन में है, यानी कि M की वैल्यू यहाँ पे है, बॉडी जो है वो स्टेबल कंडीशन में है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मेटासेंट्रिक हाइट, डिटर्मिनेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट बोथ बाय एक्सपेरिमेंटल एंड एनालिटिकल मेथड। एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया जिसमें हम लोगों ने मेटासेंट्रिक हाइट निकाला और उस मेटासेंट्रिक हाइट से फिर हम लोगों ने डिटरमाइन किया कि बेडी बॉडी स्टेबल है या नहीं है। ओके, थैंक यू।